हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 5 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। और हमने बेटा काफी कुछ पढ़ लिया है चैप्टर में और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना, कॉन्सेप्ट चाहिए इसमें। और कॉन्सेप्ट जब चाहिए होते हैं तो थोड़ा सा हमें बेटा मतलब पेशेंस रख के पढ़ना पड़ता है चैप्टर को। कई बार ऐसा लगता है यार सब मिक्स हो गया। तो पहली बात तो ये समझो बेटा, जो बच्चे ये समझते हैं कि एक बार पढ़ने से मुझे याद हो जाएगा, वो पैसिव मेमोरी में जा रहा है। आपकी एक्टिव मेमोरी में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं जाती जो एक बार पढ़ने से याद हो जाए। आप मुझे बताना कि क्लास मतलब बहुत छोटी क्लासेस में आपने बहुत सारा पढ़ा था और जो बहुत आसान भी था, क्या सारा आपको याद है? ऐसा होता नहीं है बेटा। तो पॉइंट ये है कि आपने सारा कुछ अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो ये समझो, आपने सारी चीजें मतलब क्या करनी है, अच्छे से समझनी है। और फिर दूसरा क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को रीड कर कर उसको उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि होगा क्या, जब एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली कट पेस्ट करके एग्जाम में आएगी तो अंडरस्टैंडिंग से बना तो पाओगे, लेकिन अगर उस लाइन में हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई तो वो शायद गलत हो जाए। समझ रहे हो इस बात को? इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ो बेटा ना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। और रिवीजन एक बहुत जरूरी चीज है, जिसे हम कहते हैं कि भाई आपने आज पढ़ा तो अगली क्लास देखने से पहले 5-7 मिनट अपने कॉपी के पेज जरूर पलट लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और कैसे चलेंगे जरा बात कर लेते हैं फटाफट। आज का गोल बेटा प्लाज्मोलिसिस, इम्बाइबिशन, डीपीडी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, काफी कुछ है आपको बताने के लिए। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को देखना है हमने, है ना, बहुत ध्यान से देखना है और एक एक चीज को फोकस करके सुनना है। ठीक है, और अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो भी अच्छा है, बाद में पीडीएफ से बनाते हैं तो भी अच्छा है। और जो मैं हैंड रिटन लिख रहा हूं बेटा, वो सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब साल का एंड आता है, मेरी बात समझना ध्यान से, ये मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस है, जब साल का एंड आता है तो आपके पास कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि बच्चे वीडियो देख के आप कैसे रिवाइज कर पाओगे। मान लो आप 2x, मैंने टोटल जो वीडियो है, मान लो एक चैप्टर में, मैं आपको अप्रॉक्स बताता हूं, एक चैप्टर में मान लो मैंने 15 घंटे की या 12 घंटे की रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, तो मेरे पास लगभग 500 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक, मान लेते हैं 500 घंटे की पूरी बायो आपकी रिकॉर्ड है। उसको आप 2x पे भी देखोगे तो 250 आवर्स हो गए। क्या आप 250 आवर्स का मतलब समझ रहे हो? 250 आवर्स का मतलब अगर आप डेली, ध्यान से सुनो, डेली बायो सिर्फ 10 घंटे भी देखोगे तो भी 25 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। 10 घंटे सिर्फ बायो देखने में 2x की स्पीड में। तो इसका मतलब आखिरी में 1 महीने में बायो डेली 10 घंटे देख, कितना पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास प्रॉपर लिख कर आपको चीजें रखना भी पड़ेगा, क्योंकि बाद में रिवाइज कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम रही है लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बच्चों के ऐसे मैसेज सुने थे, देखिए सर क्या करें, वीडियो दोबारा देखें। अब दोबारा कैसे देखेगा भाई? तो जो देखना है ध्यान से आराम से अभी देख लो, समझ लो, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लो। जो कॉपी यहां लिखते हैं या हैंड रिटन है या जैसे भी आप लिखना चाह रहे हो उनको लिख लो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि वीडियोस बेटा बार बार नहीं देखने के लिए होती। और लास्ट में अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है प्रॉपर, आपको याद नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो आपने एक बार लिख लिया उसी को बार बार पढ़ो। रीजन क्या होता है कि मैं आपको अच्छी बताता हूं, जो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स हैं या खुद का है जो, उसको जब आप बार बार रीड करते हो तो आपके दिमाग में वही चीज बैठ जाती है कि सर ने ये बताया था और मैं उसको पढ़ रहा हूं। नोट्स को बदलो नहीं, कभी ये हैं कभी वो हैं कभी ये हैं। अगर अलग अलग सोर्स को बार बार पढ़ते रहोगे तो एक कॉमन चीज नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आपको ये बोला था एक कॉमन नोट्स बनाने। कॉमन नोट्स का मतलब, या तो आप ये जो मैं आपको दे रहा हूं लिख के इस पे पीडीएफ पे, उसको लिख लिया करो, एनसीईआरटी पढ़ के ऐड कर लिया करो, हैंड रिटन दे रहा हूं उससे ऐड कर लिया करो। या दूसरा तरीका क्या है बेटा आपके पास, आप खुद से क्लास में बना रहे हो और फिर जब मैं आपको ये पीडीएफ जाए कुछ छूटा तो वहां से ऐड कर लो। ठीक है, तो कोई एक चीज होनी चाहिए जिसको आप लिख रहे हो और फिर उसी को बार बार पढ़ो। उसमें फिर छेड़छाड़ मत करो ज्यादा ना, उसी को बार बार पढ़ो। हाँ, कुछ नई चीज मिलती है पेंसिल से ऐड कर लो, ये तरीका है। और अपने को बेटा अपना फोकस रखो। मतलब ये कुछ बच्चों के मुझे ऐसे मैसेज लगते हैं कि यार सर आज ही करा दो सारा। ऐसा नहीं होगा आपको, मतलब आज ही मैं कैसे करा दूं सारा? आपको एग्जाम देना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये जो टाइम होता है, जिन बच्चों के 550, 570, 540 बन रहे होते हैं, उनको ये लग रहा होता है हम बहुत क्लोज थे तो इसका मतलब हमें बायो तो आती है। इस चक्कर में वो बायो पे कम ध्यान देते हैं। दिसंबर जनवरी के आसपास जाकर ये रियलाइज होता है कि बायो भी हाथ से छूट चुकी है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो उन्होंने करी इंप्रूव, ऐसा होता है। ये वो स्टडी है कि हर साल जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर आप खुद को जीरो पे नहीं मानोगे
तो आपका सिलेक्शन अगले साल नहीं होगा। आपको ये मान के चलना है कि मुझे सारा कुछ फिर से समझना है, फिर से पढ़ना है, मुझे आता है ये, इसकी वजह से मैं जल्दी कर पा रहा हूं। लेकिन ये नहीं है कि मुझे आता है तो मैं छोड़ पाऊंगा। ये मेरा सजेशन है और जो मानेगा उसके लिए अच्छा है। बाकी बेटा आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत समझदार बच्चे हो, क्योंकि मैं इस चीज को बार बार देखता हूं कि बच्चों को सजेस्ट करने से कई बार वो क्या करते हैं, एक मतलब अजीब सा एनवायरनमेंट उन्हें फील होता है कि यार ये टीचर है, उनसे पढ़ लें, इससे पढ़ लें। बेटा खुद पढ़ना है ज्यादा, आप समझ लो इस चीज को। पहली बात तो आप अपने अंदर बेटा ये वाली फीलिंग लाना छोड़ दो कि कोई टीचर गॉड है, कोई टीचर मतलब भगवान है, उनसे पढ़, ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर एक नॉलेज सोर्स है, आपको उनसे पढ़ के समझना है बस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टीचर नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं होता। आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा, टीचर आपको हाथ पकड़ के सारी चीज नहीं करा सकता, आपको खुद भी करना है बेटा। ठीक है, क्लियर? इसको ध्यान रखो आप, एक बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। ये टाइम मैंने जो 2 मिनट 5 मिनट लिया है वो सिर्फ आपको आपकी गलतियां समझाने के लिए लिया है। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मत रहो, प्रॉपरली पढ़ो, एनसीईआरटी जरूर रीड करो, शॉर्ट में मत जाना चीजों की बहुत। तीसरी चीज आपने क्या करना है, सेल्फ स्टडी बहुत करनी है। लास्ट में जाकर आपके पास वीडियो अवेलेबल होंगी, पर क्या आप सारी देख पाओगे ये समझ लेना। तो इसका मतलब जो देखनी है अभी देख लो, प्रॉपरली देख लो, जो नोट्स बनाने बनाकर उन्हीं को रिवाइज करना है। अगर किसी टॉपिक में डाउट होता है तभी देखना है। ठीक है, इतना टाइम लिया आपको एक बेसिक चीजें समझाने के लिए। आगे मूव कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। आज का गोल ये सारा है। ठीक है, काफी कुछ पढ़ना है मुझे। वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, क्या हमने ये डिस्कस नहीं किया? बताना लास्ट क्लास में। सबसे पहले बताओ वाटर पोटेंशियल क्या होता है। मैं एक लाइन में बताऊंगा, समझना। पानी के मॉलिक्यूल, चाहे गैस, आपसे अगर पूछे क्या गैस फेज में वाटर पोटेंशियल लगता है, आप कहोगे यस सर बिल्कुल लगता है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट गैस और लिक्विड फेज में, गैस और लिक्विड फेज में पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। इतनी चीज समझ आ गई। पानी की काइनेटिक एनर्जी को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। तो पानी लगातार हमेशा मूव करता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो ये जो मूवमेंट है पानी के मॉलिक्यूल की, उसको हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेशर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल। अब क्या होता है कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन घट जाती है, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन डिक्रीज हो जाती है। हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल कम हो गया, मतलब पानी अब इस जगह से उधर कम जा पा रहा है। तो हमने कहा कि सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या था कि सोल्यूट ऐड करने से सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ क्यों नहीं रहा? ये मुझे भी लगता था पहले। ठीक है, जब हम कभी बेटा बहुत अर्ली डेज में पढ़ा रहे थे मुझे भी फील होता था नहीं यार ऐसा कैसे। पर अगर हमने बहुत बुक्स को पढ़ा फिर ये समझा कि जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो एक्चुअल में सोल्यूट नहीं है। सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल में आई हुई कमी है। सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल में आई हुई कमी है, या सोल्यूट पोटेंशियल वो वैल्यू है वाटर पोटेंशियल की जो सोल्यूट से कंट्रोल होती है। सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल की वो वैल्यू है जो सोल्यूट से कंट्रोल होती है। तो सोल्यूट से कैसी वैल्यू कंट्रोल होती है? नेगेटिव। इसलिए सोल्यूट ऐड करने पर क्या आएगा? वाटर पोटेंशियल घटता है। तो मोर इज सोल्यूट लोअर इज वाटर पोटेंशियल, मोर इज सोल्यूट लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? क्योंकि सोल्यूट का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है सोल्यूट पोटेंशियल से। सोल्यूट पोटेंशियल तो एक तरीके का वाटर पोटेंशियल ही है जो सोल्यूट से कंट्रोल होता है। उसके बाद पानी की डायरेक्शन क्या है? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो। ऐसे ही सोल्यूट पोटेंशियल की टर्म में हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो। ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल में भी यही आएगा। उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल ये बताया था आपको बेटा कि अगर किसी दो सिस्टम को आप सेम लेवल पे रखोगे तो उस पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बराबर होता है। अगर दोनों पे प्रेशर बराबर लग रहा है तो दोनों सिस्टम में वो पानी की मूवमेंट में कोई रोल नहीं कर रहा, मतलब वो एक तरीके से पानी की काइनेटिक एनर्जी पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा वो प्रेशर। तो वो जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी की अगर मूवमेंट नहीं करा रहा है, अगर हाइट अलग होती तो करा रहा होता, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे उस प्रेशर पोटेंशियल को जीरो ले लो अगर सेम हाइट पे सिस्टम है। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्या करूं, किसी एक सिस्टम में पुश लगा दूं और वहां से पानी इधर चला गया,
इसका मतलब यह हुआ कि उस पुश ने पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रेशर। अगर मैं किसी सिस्टम पे पुल लगा दूं तो पानी यहां आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसने पानी की काइनेटिक एनर्जी को घटाया है, तो वो हो गया हमारे पास नेगेटिव प्रेशर। तो पुश और पुल हमारे पास एक तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर होते हैं, और क्योंकि ये पानी पर लग रहे हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पुश और पुल दो तरीके का प्रेशर पोटेंशियल हो गया। नॉर्मली प्लांट सेल में मेरे पास पॉजिटिव प्रेशर होता है क्योंकि पानी एंटर करके दीवारों पे ऐसे प्रेशर लगाता है। तो जब भी किसी सिस्टम में पानी एंटर करता है तो पॉजिटिव प्रेशर बनता है उसमें, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर कब बनता है? जब वैक्यूम जैसी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल जाइलम जो होगा मेरे पास, जाइलम का जो पाइप है उसमें एक तरीके का खिंचाव बनता है जिसे हम पुल कहते हैं, वो नेगेटिव प्रेशर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वाटर पोटेंशियल की यूनिट पास्कल, वाटर पोटेंशियल का साइन साई, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल 0, क्योंकि हमेशा नेगेटिव होता है तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वाटर पोटेंशियल सेम हो सकता है, पर नॉर्मली अगर आप सेल में बात करें, सेल में सोल्यूट जरूर होता है, तो सोल्यूट होने की वजह से सेल का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में ही मिलता है, क्योंकि सोल्यूट होता है उसमें, अक्सर क्या होता है? सोल्यूट होता है साइटोप्लाज्म में, इसलिए हम कहते हैं नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल होता है। मुझे लग रहा है आपको यह सारी बात समझ आ गई। अब यहां से हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था। ऑस्मोसिस मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तो मैंने ये बोला था कि पानी के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को आर पार कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, ठीक है। पर मेम्ब्रेन से वो पार जाएगा ही क्यों? मान लो मैंने ये मेम्ब्रेन बना दी, मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है। मैंने आपको यही बोला था कि पानी के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, जो लिपिड की लेयर है, लिपिड की लेयर को पार कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जाएंगे ही क्यों? तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप नहीं जाएंगे, उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस मेम्ब्रेन के आर पार, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस मेम्ब्रेन के आर पार मूव कर रहा है पानी, ठीक है। पानी मेम्ब्रेन के आर पार मूव कर रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट मेम्ब्रेन के आर पार जो हो रही है, मतलब अक्रॉस मेम्ब्रेन हो रही है, उसे हमने क्या बोल दिया है? उसे हमने ऑस्मोसिस बोल दिया है। किसके थ्रू हो रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो, सिलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल का टाइप होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने कहीं पे सेमी कहीं पे सिलेक्टिव बोल दिया है। पर आपने दिमाग में ये रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, जो एग से हमने ली है वो सेमी परमिएबल थी, ध्यान रखना उसको, वो सेमी परमिएबल होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तभी हम उसमें से आरओ पढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। तो अभी हमने बोला ये पानी मूव कर रहा है, इसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ऑस्मोसिस को कौन डिसाइड करता है कि पानी किधर जाएगा? पानी इधर जाएगा या इधर जाएगा, और किस स्पीड से जाएगा, ये कौन डिसाइड कर सकता है? तो ये डिसाइड करता है मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है, सोल्यूट जो है, वो पानी को अपनी तरफ बुलाता है। तो जिधर ज्यादा सोल्यूट होगा, मान लो यहां ज्यादा सोल्यूट है तो वो ज्यादा खींचेगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? एक्सटर्नल प्रेशर, मैं किसी प्रेशर को लगाकर भी पानी की मूवमेंट करा सकता हूं। तो प्रेशर और सोल्यूट दोनों मिलकर पानी की मूवमेंट की डायरेक्शन और रेट, पानी के मूवमेंट की डायरेक्शन और रेट डिटरमाइन करते हैं। मतलब किस दिशा में जाएगा और किस स्पीड से जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कौन? मेरे पास बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर। ठीक हो गई बात? इतनी समझ आ गई? अब मैंने आपको यह समझाया कि मेम्ब्रेन 4 प्रकार की होती हैं। अगर आप किसी नए बने हुए प्लांट सेल को देखो ध्यान से, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से सुनना बेटा, सारा समझ आएगा, एकदम समझ आएगा सारा। किसी भी नए प्लांट सेल जो जस्ट डिवाइड करके बना है, उसमें सेल वॉल प्राइमरी होती है। प्राइमरी का मतलब अभी जस्ट बनी है, उसमें बड़े गैप होते हैं जिसमें से सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकल जाता है। ऐसी मेम्ब्रेन या सेल वॉल को हम परमिएबल कहते हैं। सेल वॉल के उस गैप को अगर मैं लिग्निन
या सुबिरिन, मेनली सुबिरिन, सुबिरिन वैक्स होता है, वो पानी को जाने नहीं देता, तो ना सॉल्यूट जाता है ना सॉल्वेंट, उसे इम्परमिएबल कहते हैं। और ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से पानी चला जाए उसे सेमी परमिएबल कहते हैं। लेकिन अगर इसमें चैनल लगा दूं तो पानी के साथ साथ वो सॉल्यूट भी जा सकता है जिसके लिए चैनल प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास सिलेक्टिव परमिएबल। तो जितनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब सेल की मेम्ब्रेन्स जो हैं, जैसे कि टोनोप्लास्ट हो गया और मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उनमें चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है कि ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं जाएगा, वो सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब सॉल्वेंट तो जाएगा लेकिन साथ में कुछ सॉल्यूट जाएगा। यहां तक समझ में आ गई। अब हमने आपको यह समझाया कि जो ऑस्मोसिस है उसको कौन डिसाइड करता है, सॉल्यूट और प्रेशर, ठीक है। अब आपको मैंने एक केस समझाया था, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया है, बीकर लिया है, बीकर में प्योर वाटर है, एक इन्वर्टेड फनल ले ली है, इन्वर्टेड फनल ऐसे करके डाल दी, उस फनल में सुक्रोज सॉल्यूशन, ऐसा कुछ बनाया था, ऐसा कुछ बनाया, ये फनल ऊपर से खुली हुई है, इसमें सुक्रोज, ये सेमी परमिएबल है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, मैंने एक बच्चे का मैसेज देखा कि एग की कौन सी मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा या कोरोना रेडिएटा, बेटा ये वो वाला एग नहीं है, ये एग है मतलब जो फर्टिलाइज एग है, जिसमें बेसिकली शेल होती है, शेल मतलब हार्ड कवर होता है। वो हार्ड कवर क्यों होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट डाला होता है, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में डिसॉल्व कर ले जाते हैं, उसके बाद वो मेम्ब्रेन मिल जाती है जो यहां लगा रखा है। इसमें सुक्रोज है और यहां प्योर वाटर है, यहां क्या है, प्योर वाटर। मैंने यही चीज समझाई थी आपको कि यहां से जब पानी इसमें जाएगा, क्योंकि यहां वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, यहां 0 होगा और यहां वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो पानी मेरे पास यहां से एंटर करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यह समझाया कि ये जो पानी की एंट्री है ये ऑस्मोसिस है। पानी को कौन बुला रहा है, सॉल्यूट बुला रहा है, सॉल्यूट जो इसके अंदर सुक्रोज है बुला रहा है। तो जिस प्रेशर से पानी को बुलाता है, जिस प्रेशर फोर्स से पानी को बुलाता है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब मैं ऊपर से क्या करूं, पिस्टन से प्रेशर लगाऊं, तो मैं पानी की एंट्री रोक दिया। इसका मतलब मैंने, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कभी आपको कोई फोर्स मेजर करनी है तो बराबर फोर्स लगा के मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो पिस्टन से प्रेशर लगाया उसने पानी की एंट्री रोक दी। वो जो प्रेशर था पिस्टन से, उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया। तो पिस्टन वाला ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, जो पानी खींच रहा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके बराबर प्रेशर मैंने पिस्टन से लगाया जिसने एंट्री ऑफ वाटर रोक दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो पानी की एंट्री को करवाने की कोशिश, खींच रहा होता है। अगर जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो सॉल्यूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। ये चीज समझ में आई। अब मैंने इसमें यही चीज बोली थी, यहां वाटर पोटेंशियल किसके बराबर है, सॉल्यूट पोटेंशियल के। मान लो -10 दे रखा है, तो ये मैंने अज्यूम किया, निकाला नहीं है। तो वाटर पोटेंशियल अगर मैं यहां -10 लिख रहा हूं तो ये किसकी वजह से, सॉल्यूट प्लस प्रेशर की वजह से। प्रेशर तो है नहीं क्योंकि फनल ऊपर से खुली हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जो सॉल्यूट की वजह से -10 आया, ये -10 जो है बेटा, ये -10 जो है इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने आपको यही बताया कि अगर आपको ये वाटर पोटेंशियल 0 लाना है अंदर का, आप कैसे लाओगे, क्योंकि बाहर से पानी रोका है आपने। देखो बाहर वाटर पोटेंशियल 0 है, अंदर वाटर पोटेंशियल 0 कैसे ला सकते हो, अगर आप प्रेशर +10 ला दो। आप समझ रहे हो, आप प्रेशर +10 ला दो तो मेरे पास 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं आपको, मैं जो बोल रहा हूं कि वाटर पोटेंशियल 0 है यहां का वाटर पोटेंशियल क्या है, वो -10 है। यहां का वाटर पोटेंशियल 0 है और यहां का वाटर पोटेंशियल क्या है, -10 है, -10 है। आप समझना ध्यान से। तो यहां का 0, यहां का -10। तो मुझे अगर यहां 0 करना है तो +10 प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस है, सोल्यूट पोटेंशियल माइनस है। आपको समझ आ रहा है। तो पर इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा। तो अगर आपको दे रखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर +50 है तो सोल्यूट पोटेंशियल -50 है। ये चीज समझ आ रही है। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने पिस्टन से जो प्रेशर लगाया वो इतना ज्यादा था कि पानी बाहर निकल गया।
ये तभी पॉसिबल है कि जब सोल्यूट की वैल्यू -10 थी, आप ये पॉजिटिव में लगा दो। एक क्वेश्चन था 22 मेरे को मैं बताना था, उसमें वो +22 आएगा बेटा आंसर, क्योंकि आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर -20 दे रखा है ये, तो ये +22 होगा, तभी तो पानी बाहर आएगा। यहां तक समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट था, ये ऑस्मोसिस का यहां तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस, आप याद करो आपके घर में सिस्टम लगता है आरओ का, आपको पता है एक सेंटर में व्हाइट सी चीज लगी होती है और फिर उसमें से पानी बाहर आता है। एक्चुअल में क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब, इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, वो जो व्हाइट कलर का होता है, उसमें से पानी अगर बाहर आएगा तो कौन सा आएगा? साफ पानी तो आएगा, क्योंकि सॉल्यूट मूव कर नहीं सकता, सिर्फ क्या मूव करेगा? पानी। तो जो टैप का पानी होता है, मतलब जो आपका नॉर्मल सप्लाई का पानी होता है, ये सेंटर वाले पार्ट में गया, वहां से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट को अंदर रोक रहे हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक फोर्स बना रहे होंगे पानी को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाने के लिए, क्योंकि यहां सॉल्यूट ज्यादा है, यहां प्योर वाटर होता है। मान लो यहां तो पानी भी नहीं होता, तो धीरे धीरे प्योर वाटर हम यहां लाते हैं। कुछ कंपनी क्लेम करती है भाई सॉल्यूट भी लाते हैं, तो इसका मतलब वो यहां पर ऐसी सेमी परमिएबल लगा रहे होंगे जिसमें चैनल होंगे, पर वो रियल में होता नहीं है। तो आपको याद रखना, ये बाहर जो एरिया होता है यहां प्योर वाटर आता है। आरओ जो घर में यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब यह है कि मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी एक नॉर्मल ऑस्मोसिस की। नॉर्मल ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होती है जहां ज्यादा, मतलब जहां कम सोल्यूट हो, हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ। रिवर्स में जहां ज्यादा सोल्यूट है वहां से कम सोल्यूट की तरफ पानी को भेजा जा रहा है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर? लेकिन वाटर पोटेंशियल अभी भी हाई टू लो मूव कर रहा है। ये वो बातें हैं जो बच्चे कंफ्यूज करके गलत करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है इन रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर इज मूविंग फ्रॉम लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल, गलत मत करना ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलिए हम आगे चलते हैं यहां से, और काफी कुछ सीखना है हमने, और उसको देखते हैं हम कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, जैसे ये सब क्वेश्चंस थे, आपको प्लाज्मोलिसिस पढ़ाने जा रहा हूं मैं। देखो ये आपको दे रखा है, इफ सोल्यूट पोटेंशियल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा? सोल्यूट पोटेंशियल दे रखा है आपको, देखो सोल्यूट पोटेंशियल -10 दे रखा है सेल ए का, और इसका सेल बी का ये दे रखा है। तो एक ए सेल है, इसका सोल्यूट पोटेंशियल कितना दे रखा है? -10। और एक बी सेल है, ये बी है, इसका सोल्यूट पोटेंशियल दे रखा है कितना? -20। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा? +10। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा? +20। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं हाई ओपी टू लो ओपी, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। आप समझ रहे हैं? उल्टा बोल दिया मैंने, एक्चुअल में लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल का उल्टा है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल। ये देख रहे हो, ये डायरेक्शन है। तो हाई ओपी कहां है, सॉरी लो ओपी कहां है? यहां। तो ए टू बी डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पानी की मूवमेंट अगर दोनों को कनेक्ट कर दो, 3 सेल दे रखे ए बी सी। ठीक है, 3 सेल दे रखे हैं ए बी, 3 प्लांट है, मान लो सेल नहीं है प्लांट है। 3 प्लांट है मेरे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ध्यान सुनेंगे, ए बी और सी तीनों का सोल्यूट पोटेंशियल दे रखा -10। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा? +10। इसका आ जाएगा +20 ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा +30। अब ये कह रहा है कि इसको रखा गया उस सॉइल में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था? 18 था। अब आपने पढ़ा है लो ओपी टू हाई ओपी मूव करता है, तो इसमें तो पानी जाएगा नहीं, क्योंकि यहां हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहां लो है, बल्कि पानी निकल आएगा। तो कभी ऐसी सॉइल, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई का मतलब होता है यहां मोर सोल्यूट है सॉइल में। तो अगर बहुत ज्यादा नमक वाली मिट्टी में आप प्लांट ग्रो करते हो, ग्रो नहीं करता है। रीजन यही है क्योंकि उसमें सोल्यूट इतना ज्यादा है, वो पानी खींच लेगा, तो इसमें तो पानी जाएगा नहीं। इस वाले में 18-20 है, इसमें थोड़ा जाएगा, इसमें 18 और 30 का डिफरेंस इसमें जाएगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मेरे पास प्लांट्स
पसंद करते हैं फ्रेश वाटर में ग्रो करना, क्योंकि वहां से पानी खींचना आसान होता है। अगर सॉल्यूट ज्यादा होता है उससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो पानी को ले पाना मुश्किल होता है, क्योंकि पानी की डायरेक्शन क्या है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई। तो यहां मान लो 10 है इसके पास सॉइल के अंदर, रूट के अंदर सॉल्यूट, और बाहर 18 है, तो पानी तो इधर आएगा नहीं बल्कि बाहर निकल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, मेरे पास अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं। एक जो पानी में मिलते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, एक जो नॉर्मल आपके आसपास मिलते हैं उन्हें मीजोफाइट कहते हैं, मीजो MESO। और जो सलाइन सॉल्ट में होते हैं उनको अपने अंदर ज्यादा सॉल्यूट रखना पड़ता है, तभी वो पानी ले पाते हैं, उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स, जिनकी खुद की रूट में ज्यादा क्या होता है बेटा, ज्यादा सॉल्यूट होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से मैं आपको प्लाज्मोलिसिस पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपको समझ आएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। हम क्या कर रहे हैं, हमने अलग अलग, देखो हमने अभी तक आपको कुछ पानी की मूवमेंट को लेके बताया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जो सेल है हमारे पास, जो सेल है हमारे पास, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। समझो ध्यान से, सेल जो मेरे पास है, पहली बार आपको समझना है इसे, हम प्लाज्मोलिसिस आपको बताने जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्लांट सेल है अलग अलग सॉल्यूशन में, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज समझाई आपको कि जो प्लांट सेल होता है मेरे पास, प्लांट सेल जो होता है बेटा, देखना ध्यान से, पहले समझना इसे। देखो प्लांट सेल जो होगा, प्लांट सेल बिहेव डिफरेंटली, ये समझो, बिहेव मतलब अलग तरीके से बर्ताव करेगा, डिफरेंटली इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है। आपको अगर प्लांट सेल के बारे में यह बात नहीं पता तो याद कर लो, प्लांट सेल में मेरे पास इस तरीके से एक रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, ध्यान देना बेटा, मेरे पास क्या होती है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन होती है। मान लो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान देंगे। हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन होती है ऐसे, फिर इसके अंदर एक वैक्यूल होता है जो 90% वॉल्यूम लेता है, आपने पढ़ा था छोटी क्लास में। तो मेरे पास प्लांट में ये सेल वॉल होती है। आपको पता है कि सेल वॉल रिजिड है, रिजिड का मतलब शेप चेंज नहीं करती, नॉट चेंज शेप, इतनी बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी मेरे पास कैसा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो है, ठीक है। और ये कौन सी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल। और ये टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की। तो इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ये टोनोप्लास्ट है। मेरे पास इन सब पे मेरे पास चैनल और पंप होते हैं, आप समझो, इस पर भी है, ये जो है ना मेरे पास, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर भी चैनल और पंप होते हैं ऐसे, ठीक है, इन दोनों पर होते हैं। ये एक बेसिक सी बात आपको बताई। दूसरा, एक थंब रूल, एक रूल ये है कि अगर मुझे किसी सेल को फुला कर रखना है तो इस वैक्यूल में मतलब पानी भरा हुआ, मेरी बात समझो ध्यान से, अगर किसी सेल को फुलाकर मतलब स्वेल करके रखना है तो वैक्यूल में पानी भरा हुआ होना चाहिए। और अगर आपको किसी सेल को श्रिंक करना है तो वैक्यूल में से भी पानी, क्योंकि वैक्यूल उस प्लांट के सेल का मैक्सिमम एरिया ले रहा है, तो वैक्यूल के अंदर पानी होना बहुत जरूरी है अगर फुला के रखना है, और वैक्यूल में से पानी निकलना चाहिए अगर सेल को श्रिंक करना है। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक होगी बात, सही है, इतना कोई डाउट इस बात में नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे बेटा, एक एक चीज समझेंगे। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपको मैंने सबसे पहले प्लाज्मोलिसिस पढ़ाना है। प्लाज्मोलिसिस पढ़ाने से, डेफिनेशन समझाने से पहले मैंने आपको प्लांट सेल दिखाया, इसमें मेरे पास ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये टोनोप्लास्ट है। मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल माइनस सेल वॉल। आप सेल वॉल हटा दो या सेल वॉल के बिना जो चीज है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसका मतलब इस सेल वॉल के अलावा ये जितनी भी चीज है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल, ये सब किसका पार्ट है, प्रोटोप्लास्ट का। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैं आपको जब प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन लिखवाऊंगा
तो मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, है ना, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो आपको प्रोटोप्लास्ट पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि अगर मैं प्लांट सेल को अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में रखता हूं तो वो प्लांट सेल अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अब सवाल ये उठता है कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में। पर आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसमें भी सोल्यूट होता है, साइटोप्लाज्म में इसमें भी सोल्यूट होता है, और वैक्यूल में भी सोल्यूट होता है, यहां भी सोल्यूट होगा, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा। और इसमें नॉर्मली ज्यादा सोल्यूट होता है, किसमें, वैक्यूल में, क्योंकि वैक्यूल के अंदर देखो, अगर मैं आपसे कहूं वैक्यूल के अंदर ज्यादा सोल्यूट है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म का पानी इसमें भरा रहेगा और वो वैक्यूल को फुला के रखेगा। वैक्यूल को फुला के रखने के लिए इसका हाइपरटोनिक होना जरूरी है, मतलब इसमें ज्यादा सोल्यूट होना जरूरी है। तो वैक्यूल के अंदर ज्यादा सोल्यूट होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से पानी यहां एंटर रहता है, यहां पे पानी एंटर करता रहता है यहां से साइटोप्लाज्म से, और वैक्यूल फूला रहता है। तो वैक्यूल को फूला रखना जरूरी है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास ये तीन तरह के मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा आपको। एक लिखूंगा मैं आइसोटोनिक, एक लिखूंगा हाइपोटोनिक, और एक लिखूंगा हाइपरटोनिक। ये आपके सामने प्लांट सेल है जिसमें ये सेल वॉल है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहा हूं, और ये मेरे पास टोनोप्लास्ट है, ये मेरे पास क्या है, टोनोप्लास्ट, ठीक है, क्लियर। अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन लिख रहा हूं जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, ये पूरा ही डूबा रहता है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ये होगा कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन और इसमें दोनों तरफ बराबर है। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि मेरे पास जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, मीडियम के सोल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर है, उसे आइसोटोनिक कहते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक समझो। अगर मैं यहां पर लिखता हूं हाइपोटोनिक, अच्छा आइसोटोनिक में क्या होता है कि पानी जैसे मान लो ना अंदर भी जाता है बाहर भी आता है, पानी की नेट मूवमेंट नहीं होती, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जहां पे दोनों तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होगी, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें मेरे पास, आप समझे ध्यान से, जिसमें मेरे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की ज्यादा होती है मीडियम से, मीडियम के सोल्यूट से। तो मतलब मीडियम में कम सोल्यूट है, मीडियम में क्या है, कम सोल्यूट। इस केस के लिए ध्यान सुने बेटा, हाइपो का मतलब होता है यहां कम है, यहां लेस सोल्यूट है। अगर यहां लेस सोल्यूट है तो अंदर ज्यादा सोल्यूट होगा, तो पानी अंदर एंटर करता है। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, वाटर एंटर करता है सेल में, वाटर एंटर इनटू सेल, इतनी बात याद रहेगी। तीसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, तीसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब यह हुआ कि जो मेरे पास मीडियम में सोल्यूट है, मीडियम में सोल्यूट है, ठीक है, वो ज्यादा है किसके, साइटोप्लाज्म के सोल्यूट से, तो उस केस में पानी बाहर आता है। ये देख रहे हो, इतनी चीज में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल की टोनोप्लास्ट है। तो आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, पहला आइसोटोनिक, दूसरा हाइपो, और तीसरा हाइपर। हाइपोटोनिक का मतलब मीडियम में कम सोल्यूट है, अंदर ज्यादा है, तो पानी अंदर एंटर करेगा। अगर यहां से पानी बाहर आ रहा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। यहां ज्यादा सोल्यूट है, यहां क्या है, ज्यादा सोल्यूट है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, साइटोप्लाज्म के, इससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ सेम सोल्यूट है, यहां और यहां सेम है, तो आइसोटोनिक कह रहे हैं, ठीक है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, फ्लैसिड क्या होता है, टर्जिड क्या होता है, प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था जब टॉपिक स्टार्ट किया था कि प्लांट सेल अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस में अलग अलग बिहेव करता है। तो हम क्या करते हैं,
प्लांट सेल के उस बिहेवियर को अलग अलग तरह का नाम देते हैं। कैसे नाम देते हैं ये आपने समझना है। जैसे अगर मैं प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो उसमें जो उसका बिहेवियर है, उस बिहेवियर की वजह से उसे फ्लैसिड सेल कहते हैं। कैसा सेल कहते हैं? फ्लैसिड। क्या बोलेंगे? फ्लैसिड। तो आपको ये फ्लैसिड सेल क्या होता है ये मैं समझाने जा रहा हूं। तो प्लांट सेल जो मेरे पास, समझना ध्यान से, प्लांट सेल जो मेरे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में रखा जाता है वो अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है ना? अलग अलग तरीके से बर्ताव करेगा। आइसो में अलग, हाइपो में अलग, हाइपर में अलग। तो क्यों ना अलग अलग मतलब सॉल्यूशन में उसके बर्ताव को समझा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे? फ्लैसिड सेल से स्टार्ट करते हैं। तो फ्लैसिड सेल से स्टार्ट करने के लिए मुझे एक बीकर बनाना पड़ेगा। मेरे पास ये बीकर मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक बीकर बना दिया और इस बीकर में आप ध्यान से देखना, मैं प्लांट सेल रखने वाला हूं। ध्यान से देखो, प्लांट सेल रखने वाला हूं। ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, ये आपको दिख रहा है एक प्लांट सेल है और आपको पता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने येलो कलर से बनाई थी, तो उसको फिर से बना रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल है जो हमने पिंक कलर से मेम्ब्रेन बनाई थी, ठीक है, ये आपके सामने है। अब मैंने इसको कौन से सॉल्यूशन में रखा हुआ है? फ्लैसिड सेल समझने के लिए समझो कि मैंने सेल को किस में रखा है, ध्यान से समझना। फ्लैसिड सेल में सेल केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा गया। इतनी बात समझ आनी चाहिए। मतलब मेरे पास ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, तो यहां जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की इसमें है, इसमें ये आइसोटोनिक है, दिस इज आइसोटोनिक। अब आपको यह समझना है कि क्या आइसोटोनिक में पानी की मूवमेंट नहीं हो रही है? हो रही है। कैसे हो रही है? जो पानी जैसे इतना अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर भी आ रहा है। तो पानी की मूवमेंट कुछ ऐसी है कि दोनों डायरेक्शन में हो रही है, पानी बाहर भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, ठीक है, क्लियर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ध्यान से सुनना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो होता है, पानी जो होता है ये इस दीवार पे, ध्यान से देखेंगे, मेरे पास हमेशा याद रखो, पानी जो होता है, पानी जब साइटोप्लाज्म में भरा हुआ होता है तो इस सेल की वॉल पे एक प्रेशर लगाता है जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। ध्यान से देखें बेटा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जब ये पानी भरने के बाद ये इसकी दीवार पे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगाता है उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर जो होता है एक स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर आपने यहीं पर सीखना है। तो टर्गर प्रेशर जो होगा, टर्गर प्रेशर जो होगा वो क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड बाय, प्रेशर अप्लाइड बाय प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म ऑन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये चीज समझो। अच्छा, अगर कोई प्रेशर सेल मेम्ब्रेन, देखो दिस इज टर्गर प्रेशर, दिस इज टर्गर प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर है बेटा, ये टर्गर प्रेशर है, ठीक है, टर्गर प्रेशर है। तो जो टर्गर प्रेशर होता है वो ऐसे दीवार पर लगता है, ऐसे ऐसे दीवार पर लगता है, ऐसे साइड में। मुझे एक चीज बताओ, टर्गर प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लग रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, वो तो फट जाएगी। तो टर्गर प्रेशर को सपोर्ट पीछे से, मतलब एक तरीके से कौन करता है? सेल वॉल करती है। तो इसका मतलब ये एनिमल सेल में ऐसे नहीं लग सकता, एनिमल सेल फट जाएगा। तो टर्गर प्रेशर मेरे पास कहां लगता है? टर्गर प्रेशर प्लांट सेल में लगेगा। टर्गर प्रेशर एक्ट करेगा प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल विद सेल वॉल। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। टर्गर प्रेशर समझ आ गया। अब आओ जरा फ्लैसिड का क्या मतलब है। देखो फ्लैसिड सेल का, अच्छा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पानी अंदर जा रहा है, पानी बाहर आ रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया। पानी बाहर भी आ रहा है और अंदर भी जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं
कि व्हेन सेल इज केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव इन एंड आउट, इन एंड आउट दोनों हो रहा है, अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है। आप देख रहे हो इन और आउट दोनों हो रहा है, एक तरह का इक्विलिब्रियम है। दूसरी बात बेटा, ये जो पानी है, क्योंकि आप देखो पानी बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, उसकी वजह से दीवार पे बहुत खिंचाव नहीं लग रहा। पानी तो है पर बहुत ऐसा नहीं है कि वो एक प्रेशर लगा पा रहा है किस पे, दीवार पे, क्योंकि पानी बाहर भी आ जा रहा है। आप समझो, तो पानी की कोई डायरेक्शन तो फिक्स हो नहीं रही। तो हमारे पास हम ये बोलेंगे कि जो पानी है, वाटर इज नॉट एबल टू अप्लाई टर्गर प्रेशर। वाटर का मतलब मैं बात कर रहा हूं साइटोप्लाज्म की, क्योंकि पानी अंदर गया बाहर आ गया। नॉट एबल टू अप्लाई टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर नहीं लगा पा रहा। तो इस केस में हम ये लिखेंगे कि टर्गर प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। टर्गर प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, और ऐसे सेल को हम फ्लैसिड सेल कहते हैं। सच सेल इज नोन एज फ्लैसिड। इस सेल को हम फ्लैसिड कहते हैं। तो आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि प्लांट में फ्लैसिड सेल वो होता है जिसका टर्गर प्रेशर, दीवार पे स्ट्रेचिंग नहीं होती। और वो किस सॉल्यूशन में मिलेगा मुझे ऐसा सेल, अगर मैं क्या रखूं, आइसोटोनिक में रखूं। आइसोटोनिक का मतलब पानी गया बाहर आया ऐसे। तो नॉर्मली मेरे पास प्लांट के अंदर टर्जिड सेल्स होते हैं। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, टर्जिड सेल्स होते हैं। फ्लैसिड सेल मुझे कुछ कंडीशंस में बनाना पड़ता है। जब मैं आपको स्टोमेटा पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा पानी निकलने से फ्लैसिड बना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पानी घुसा हुआ रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो नॉर्मली मेरे पास टर्जिड सेल मिलते हैं जिनमें टर्गर प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक है, पानी अंदर गया बाहर आया, दीवार पर कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, तो इस वजह से टर्गर प्रेशर जीरो हो गया और उसे मैंने कौन सा सेल बोला, फ्लैसिड सेल बोला। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्लैसिड सेल बताया। अब यहां से आपको मुझे टर्जिड सेल भी समझाना है। मुझे आपको क्या समझाना है, टर्जिड सेल क्या होता है। टर्जिड सेल क्या होगा कि पानी मुझे क्या करना है, अंदर ले जाना। आप समझो ध्यान से, अगर मैं किसी सेल के अंदर पानी ले जाना चाह रहा हूं तो मुझे उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा जो हाइपोटोनिक होगा। तो जरा बना लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए मैंने ये बीकर बना दिया, दिस इज बीकर। ठीक है, ये बीकर बना दिया। ठीक है, एक सेकेंड देंगे बस। ये मेरे पास प्लांट सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें। ये जो मेरे पास टर्जिड सेल है, ये जो मेरे पास टर्जिड सेल है, ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखने आप। मैं यहां पर बता रहा हूं बिल्कुल, ये मैंने बना दिया। ठीक है, क्लियर है, ठीक, ये चीज हो गई, सही है। अब सुनना ध्यान से, टर्जिड सेल का मतलब क्या है। आप इसको ऐसे सॉल्यूशन में रखो जो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यहां पे ज्यादा सोल्यूट है। तो मैं टर्जिड सेल देखो कैसे बनेगा। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, टर्जिड नहीं है, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर एंटर करता है। वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा सेल में। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन में रखूं जो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब यहां पे लेस सोल्यूट है ना, यहां ज्यादा सोल्यूट है। आपके पास यहां सोल्यूट ज्यादा है, यहां पे ज्यादा सोल्यूट। आपको पता होना चाहिए बेटा, दिस इज सेल वॉल, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। अब जरा देखो, ध्यान से देखना, मेरे पास पानी एंटर कर रहा है, इसमें पानी क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। अगर पानी एंटर कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, पानी सेल में एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद वो पानी
ज्यादा से ज्यादा एंटर करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या हाइपोटोनिक है, अंदर हाइपर है, हाइपर मतलब यहां ज्यादा सोल्यूट है। वो पानी एंटर करने के बाद, वो पानी एंटर करने के बाद इस दीवार पे स्ट्रेचिंग लगाना स्टार्ट कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। स्ट्रेचिंग का मतलब समझ में आ रहा है? फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे पानी क्या करेगा बाहर की तरफ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर फोर्स लगाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो सेल मेरे पास क्या कर गया, स्वेल कर गया। ठीक है, अच्छा पानी यहां गया और यहां से अंदर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि यहां से वो वैक्यूल के अंदर भी जाएगा। तो वैक्यूल के अंदर जाएगा, वैक्यूल भी फूल जाता है पूरा, तो सेल मेरे पास स्वेल कर गया। इसमें ऐसे सेल को कहते हैं सच सेल इज टर्जिड, सच सेल इज टर्जिड। ऑल्दो अगर आप ध्यान से सोचो, सेल वॉल रिजिड है, सेल को बहुत फूलने नहीं देगा, लेकिन हां एक खिंचाव जरूर बाहर की तरफ बन जाएगा, जिससे इसकी शेप बढ़िया मेंटेन रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी मान लो गुब्बारा है, बैलून है, उसके अंदर हवा भरी है, तो इसका मतलब उसकी शेप मेंटेन है। हवा निकलेगी तो शेप खराब हो जाएगी। ऐसी अगर आप इसकी बात करो, सेल की, प्लांट सेल की बात करो, तो पानी भरने से इसकी शेप मेंटेन है। तो ऐसे सेल को मैं क्या बोलता हूं, टर्जिड। मैक्सिमम सेल ऐसे होते हैं प्लांट के। अब इसका जो टर्गर प्रेशर होगा, टर्गर प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेचिंग लग रही है, तो टर्गर प्रेशर कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं कहूं कि दो प्लांट सेल हैं, दो प्लांट सेल हैं, एक ए है और एक बी है, इनका टर्गर प्रेशर +20 और टर्गर प्रेशर जो है वो +30 है। ये दोनों सेल कैसे हैं, मैं कहूंगा टर्जिड है। तो फर्क क्या है, फर्क क्या है, इसका टर्गर प्रेशर 20, इसका 30, तो इसमें ज्यादा पानी है, आपको समझ आ रहा है, और इसमें लेस वाटर है, लेकिन है दोनों टर्जिड, है दोनों क्या, टर्जिड। समझ में आया? तो आपको यहां पर यह सीखना है कि फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर क्या होता है। फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर होता है मेरे पास, बताओ, फ्लैसिड का 0, टर्जिड का पॉजिटिव। उसमें भी अलग अलग वैल्यू होती है, जितना ज्यादा पानी उतना हाई टर्गर प्रेशर, और उसको सपोर्ट कौन करेगा, सेल वॉल। भाई स्ट्रेचिंग को सपोर्ट कौन करेगा, सेल वॉल। अगर मैं आपसे कहूं कि टर्गर प्रेशर 0 है तो वो फ्लैसिड सेल है। वो कैसा सेल है, फ्लैसिड सेल है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं यार, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दूं, पहले तो मैंने इसको ऐसे सॉल्यूशन में रखा, पानी अंदर बाहर मूव किया, फ्लैसिड बोल दिया। ऐसे सॉल्यूशन में रखा, पानी अंदर चला गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दूं कि पानी बाहर आ जाए, पानी बाहर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या होगा, आप देख लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि प्लाज्मोलाइज सेल क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइज सेल क्या होता है। तो बिल्कुल एक बीकर बनाएंगे हम, ठीक है, फिर से बीकर बीकर ही बनाते रहते हैं बेटा हम, है ना। बीकर बनाएंगे, और इस बीकर में आप देखें, ये मैंने ले लिया, ध्यान से देखना बेटा, मैं इसमें प्लांट सेल बना रहा हूं। ये प्लांट सेल की सेल वॉल है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये मेरे पास वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल है। अब यहां पर, अब मैंने इसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, जिसे मैं बोल रहा हूं हाइपरटोनिक। इसको मैं बोल रहा हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। समझो ध्यान से। तो मेरे पास प्लाज्मोलाइज सेल है, आप समझना इस चीज को। मेरे पास क्या है, प्लाज्मोलाइज सेल है। ठीक है, प्लाज्मोलाइज सेल है, मैंने इसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है, मैं रख रहा हूं, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकाल दो, वाटर मूव आउट। अब सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो, मेरे पास यहां से पानी बाहर निकल रहा है, ऐसे। ठीक है, आप एक इनिशियल सिचुएशन समझो। यहां पर वाटर पोटेंशियल मान लो -50 है,
यहां पर वाटर पोटेंशियल -40 है, ठीक है, -40 है। और यहां पर ध्यान समझना बेटा, -40 मतलब आप समझे ध्यान से, यहां हाई है, यहां सॉल्ट ज्यादा होगा ना, बाहर हाइपोटोनिक है। 40 भी नहीं लिखते और कम कर लेते हैं, -20 कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहां वाटर पोटेंशियल क्या है, मैं लिख देता हूं, यहां पर मान लो -20 है, दोनों का बराबर था, ये फूला हुआ था। चलिए करते हैं ध्यान से। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पानी बाहर निकाल रहा हूं। जब मैं पानी बाहर निकालूंगा, आप समझना इस बात को, पानी कम होने से या वाटर पोटेंशियल मान लो -30 हो गया। आप समझो मेरे पास, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो मेरे पास वैक्यूल, इसको समझना, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और बीकर। शुरुआत में वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। इसको वहां लिख देते हैं दूसरी तरफ। -50 है, -50। ध्यान से देखो बेटा, वाटर पोटेंशियल -50, ठीक है। देखो बीकर में -50 है वाटर पोटेंशियल, यहां -20 मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं -20 है, तीनों में पानी बाहर निकलेगा। हाई कौन सा, ये हाई है, दिस इज हाई, और ये लो है, तो पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर आ रहा है, बात समझ में आ रही है, पानी ऐसे बाहर आ रहा है। कुछ टाइम के बाद ये तो अंदर -20 है, ये -30 हो गया पानी बाहर जाने से, ठीक है, पानी बाहर जाने से माइनस, ये तो -50 ही रहेगा। तो पानी बाहर जाने से अगर -30 हो गया, तो यहां से तो पानी बाहर निकल ही रहा है, लेकिन यहां का पानी भी तो बाहर आने लगेगा, क्योंकि भाई ये हाई है ना, देखो दिस इज हाई, अभी तो इक्वल था, ये लो है और ये लो है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पहले यहां का पानी ऐसे बाहर निकला, उसके बाद वैक्यूल में से भी पानी बाहर निकलने लगेगा। तो एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है इस बात को कि इनिशियली ध्यान से सुना बेटा, एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है इस बात को कि इनिशियली पानी जो है, ध्यान से देखो, इनिशियली वाटर लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल। अब देखो यहां से पानी बाहर निकलेगा, ये -30, ये -30, ये -50, इसका पानी और बाहर जाएगा तो ये -40 होगा, ये -30 था, तो फिर इसमें से भी बाहर आएगा। तो मेरे पास ऐसा एक सिचुएशन बन जाएगी कि पहले पानी इसमें से बाहर आया, फिर यहां से तो आ ही रहा है और वैक्यूल का पानी भी आ रहा है। इसका मतलब वैक्यूल सिकुड़ने लगेगा, ठीक है, वैक्यूल क्या होगा, सिकुड़ने, श्रिंक करने लगेगा, और फिर एक टाइम आएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अंदर आने लगेगी। सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगी, अंदर आने लगेगी। क्यों, क्योंकि जब यहां पानी घटेगा, देखो अभी क्या है, यहां पानी गया, इसको वैक्यूल पूरा करेगा, ऐसे वैक्यूल छोटा होने लगेगा, मतलब वैक्यूल छोटा होने लगेगा, वो यहां के पानी को पूरा करेगा, यहां से पानी बाहर जा रहा है। जब वैक्यूल श्रिंक कर जाएगा तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी छोटी होती चली जाएगी, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब हुआ, आप देख पा रहे हो, अब देख पा रहे हो, एक सेकंड दो बस, आप देख पा रहे हो बेटा कि हमने यहां पर क्या बताया आपको। देखो हमने आपको यही चीज समझाई कि अब धीरे धीरे पानी जो है वो बाहर की तरफ क्या है, मूव कर रहा है। तो आपको एक सिचुएशन ये दिखेगी, आप देखो ध्यान से, आपको ये सिचुएशन दिखेगी, देखो आपको यही सिचुएशन तो देखनी है कि एक टाइम आएगा, ध्यान से देखो, देखो आपको क्या सिचुएशन दिखेगी, क्लियर, देखना ध्यान से, मैं यही कह रहा हूं आपको, ये सॉल्यूशन, ये पानी बाहर आ रहा था, देखो, तो धीरे धीरे वैक्यूल छोटा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि वैक्यूल का पानी यहां आ रहा है और फिर ये पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझो इस बात को। फिर एक टाइम आएगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी सिकुड़ने लगेगी, ये भी मेरे पास क्या होगी, ऐसे अंदर की तरफ आने लगेगी ऐसे। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्यों आ रही है ऐसे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ रही है
क्योंकि पानी अब इसमें से भी निकल रहा है। पहले पानी यहां से बाहर आ रहा था, फिर इसका बाहर आया, ये छोटा हुआ, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी होने लगी, तो इसे ही प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस एग्जैक्टली अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या है? प्लाज्मोलिसिस है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसे बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब हुआ? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर की सारी चीजें। हमने ये लिखा था ना, सेल माइनस सेल वॉल, क्योंकि आपको पता है ये तो सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी श्रिंक कर रही है, वैक्यूल श्रिंक कर रहा है, प्रोटोप्लास्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर कहां से लॉस हुआ था? वाटर इनिशियली लॉस हुआ कहां से? लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। फिर कहां से हुआ? इनिशियली लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, देन फ्रॉम वैक्यूल, देन फ्रॉम वैक्यूल। ठीक है, तो वाटर इनिशियली लॉस हुआ कहां से? साइटोप्लाज्म से। ठीक है, वाटर हमारे पास कहां से लॉस हुआ? वाटर लॉस हुआ, ध्यान से सुनेंगे, वाटर लॉस हुआ कहां से? साइटोप्लाज्म से लॉस हुआ। देन कहां से लॉस हुआ? वैक्यूल से लॉस हुआ। आप समझ रहे हैं? वैक्यूल से लॉस हुआ। फिर आप क्या कर रहे हैं बेटा? फिर आप क्या कर रहे हैं? वाटर हमारे पास लॉस हुआ है साइटोप्लाज्म से, फिर कहां से लॉस हुआ है? वैक्यूल से लॉस हुआ है। ठीक है, वैक्यूल से लॉस हुआ, और फिर क्या होगा? बोथ, पहले वैक्यूल श्रिंक करा, थोड़ा सा वैक्यूल को श्रिंक कराओ, फिर कौन श्रिंक करेगा? प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करेगी। है ना? श्रिंक का मतलब होता है कि मूव अवे फ्रॉम सेल वॉल। यहां तक समझ में आना चाहिए, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज सेल। समझ रहे हो? अगर ये फुली प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा ना, फुली प्लाज्मोलाइज्ड ऐसा दिखेगा बेटा, फुली प्लाज्मोलाइज्ड ऐसा दिखेगा, ध्यान से सुना, फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल बेटा ऐसा दिखेगा। देखो, फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम अंदर चली गई और टोनोप्लास्ट ऐसे, ये दिस इज फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल। फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब पानी पूरा ही चला गया बाहर। अब एनसीईआरटी ने पूछा है कि यहां क्या प्रेजेंट होगा इस स्पेस में, ये जो स्पेस है यहां क्या प्रेजेंट होगा? बीकर का पानी, क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल तो एक तरीके की परमिएबल है ना बेटा, सेल वॉल में से तो कोई भी चीज मूव कर सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहां क्या प्रेजेंट होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें जो बीकर का पानी है वो यही होगा। ये जो पानी बाहर गया ये बीकर के, तो ये बीकर का वाटर जो है, बीकर का वाटर प्रेजेंट इन स्पेस, यहां पर स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में मेरे पास यहां बीकर का पानी प्रेजेंट होगा। तो क्या आपको प्लाज्मोलिसिस समझ आ गया? प्लाज्मोलिसिस का मतलब है जब मैं इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं तो पानी बाहर निकलता है, पहले इससे जाएगा और इससे। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? टर्गर प्रेशर, एक स्ट्रेचिंग लगती है। स्ट्रेचिंग कब लगती है? जब पानी अंदर होता है। अब तो पानी बाहर जा रहा है, तो टर्गर प्रेशर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जीरो कब था? जब पानी अंदर भी गया बाहर भी गया। अब लगातार पानी बाहर जा रहा है, तो जीरो तब था जब पानी इसमें अंदर बाहर दोनों तरफ मूव कर रहा था, थोड़ा स्ट्रेचिंग हम फील कर रहे थे, या मतलब मान लो स्ट्रेचिंग नहीं थी। लेकिन जब पानी बाहर चला जाएगा तो बिल्कुल ही स्ट्रेचिंग नहीं होगी, तो उसमें हमारे पास टर्गर प्रेशर क्या होगा? टर्गर प्रेशर मेरे पास जीरो होगा। टर्गर प्रेशर मेरे पास क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो टर्गर प्रेशर की वैल्यू मैंने क्या कर दी? नेगेटिव लिख दी। ये चीज समझ में आ रही है? तो टर्गर प्रेशर की वैल्यू मैंने क्या कर दी बेटा? नेगेटिव कर दी, नेगेटिव। तो इसमें मेरे पास टर्गर प्रेशर नेगेटिव हो गया। तो आपने ये चीज क्लियरली समझ में आनी चाहिए बेटा, आपको एक चीज क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि हमने यहां पर एक टेबल ये क्लियरली याद करनी है। हमने ये समझना है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने लिखना है ना? क्लियर? टाइप ऑफ सेल हमने लिखना है, ठीक है। यहां पर लिखना है टाइप ऑफ सेल। उसके बाद हमने लिखना है टर्गर प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको लेके भी बात कर सकते हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं मैं क्या कह रहा हूं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सेल, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखते हैं फटाफट से, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी है। अब देखो, मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन का जो टाइप है उसकी बात करी। मैंने सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन रखा था? आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, सही है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मेरे पास कौन सा सेल मिला? फ्लैसिड मिला। टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या रखी मैंने? 0 रखी। क्या साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट है? साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट है, यस। तो चलो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर की एक वैल्यू अज्यूम करते, एक वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं, वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं। अज्यूम कर लो, मान लो मैंने +10 रख दी, मतलब इतना सॉल्यूट है। अब आओ जरा, मैं इसको हाइपोटोनिक में रखूं, यहां क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ सेल इज टर्जिड, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और हम कहेंगे पॉजिटिव। सेल के अंदर अगर लिक्विड जाता है, आप सोचो साइटोप्लाज्म में लिक्विड जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? सॉल्यूट की वजह से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में स्लाइट डिक्रीज होगा कि नहीं? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यह होता है कि जब पानी एंटर करता है, व्हेन वाटर एंटर, जब पानी एंटर करता है सेल में, एंटर इनटू सेल, तो सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा कि नहीं? डाइल्यूट हो गया। उस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। अगर मैंने क्या रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा। हाइपरटोनिक में सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो सकता है, जिसमें टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि पानी बाहर जाने से वाटर मूव करेगा आउट। उस केस में क्या होगा? आप सोचो जरा, सॉल्यूशन जो साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेटेड हो जाएगा, जो भी बचा हुआ है, साइटोप्लाज्म इज कंसंट्रेटेड। तो हमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर के सेंस में मत देखो, इसको क्या देखो? टर्गर प्रेशर के सेंस में। 0 कब होगा? फ्लैसिड सेल में, टर्जिड सेल में पॉजिटिव, प्लाज्मोलाइज्ड में नेगेटिव। क्लियर है? इतनी चीज दिमाग में रखनी है। दूसरा, एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि जो प्लाज्मोलाइज जो मेरे पास टर्जिड सेल है, उसमें ये जो टर्गर प्रेशर है, इसे ही प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। इसे ही उसने नाम दिया है प्रेशर पोटेंशियल। तो सेल के अंदर जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? बेसिकली टर्गर प्रेशर होता है। तो टर्गर प्रेशर को ही उसने क्या नाम दे दिया? प्रेशर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल इससे आएगा, ऑस्मोटिक मतलब साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट होगा। तो आप देखो जरा ध्यान से, मान लो मैं आपको कहूं कि एक बार देखो, मान लो मैंने एक सेल बना दिया, आपके लिए फिर से एक सेल बनाते हैं। देखो इधर, ये सेल बनाते हैं मेरे आपके लिए। अब ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपके पास वैक्यूल है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है बेटा, कि यहां पर जो पानी है, इस पानी की वजह से जो इस पर प्रेशर लग रहा है वो टर्गर प्रेशर है। ठीक है, तो क्या लग रहा है? वो टर्गर प्रेशर है, ये अप्लाई कर रहा है टर्गर प्रेशर। तो ये जो टर्गर प्रेशर है, अभी आपने पढ़ा टर्गर प्रेशर, कौन से सेल की बात कर रहा हूं? टर्जिड सेल की। तो टर्जिड सेल में मेरे पास टर्गर प्रेशर कौन सा प्रेशर है? पॉजिटिव प्रेशर है ना, पॉजिटिव है। तो इसे ही प्रेशर पोटेंशियल कह रहे हैं, प्रेशर पोटेंशियल कह रहे हैं। आप समझो, क्लियर? प्रेशर पोटेंशियल कह रहे हैं। अब यहां पर सॉल्यूट है, सॉल्यूट भी होगा, तो सॉल्यूट की वजह से क्या लग रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ,
ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को बुलाता है अपनी तरफ, बुलाने दो। ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को खींचेगा, चाहता है खींचूं पानी में। यहां पर ऑलरेडी पानी है, टर्गर प्रेशर पानी को रोकेगा। तो कितना पानी आएगा, ये आता है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर की वैल्यू को। इसको हम एक अलग टर्म में बताएंगे आपको, डीपीडी में। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, पुल करेगा पानी। मैं आपसे एक चीज समझो ध्यान से। मान लो ये एक बंद चैम्बर है, ये दूसरा बंद चैम्बर है। यहां पर ऑलरेडी पानी है, मुझे बताना जरा, यहां ऑलरेडी पानी है, यहां कोई पानी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें पानी एंटर कराना है, किसमें आसानी से चला जाएगा, जिसमें कोई पानी नहीं है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या ला रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे ये सेल पानी खींचना चाह रहा है। पर अगर पहले से पानी है सेल के अंदर, पहले से पानी है सेल के अंदर, वाटर जो है उससे टर्गर प्रेशर लग रहा है, तो वो पानी को रोकेगा ना। तो पानी कितना आएगा, वो कैसे वैल्यू डिसाइड करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। मतलब जो पानी ऑलरेडी है वो पानी की एंट्री रोकेगा, और जो ये खींचेगा पानी, वो कौन खींच रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक वैल्यू आनी चाहिए कि कितना पानी एंटर करेगा, वो डिपेंड करेगा ओपी माइनस टीपी पे, कि हाउ मच वाटर एंटर। इसी के लिए एक टर्म पढ़ाई जाती है जिसे डीपीडी कहते हैं, हाउ मच वाटर एंटर। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना सॉल्यूट है वो पानी को खींच रहा है, और इसमें ऑलरेडी पानी जो है, जो टर्गर प्रेशर लगा रहा है, वो रोक रहा है पानी को। तो भाई कितना पानी आएगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के डिफरेंस पे। आपको समझ आ रहा है, डिफरेंस पे। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा आपको कि ये एक वैल्यू जो होगी, ये इससे हम लोग मतलब डिसाइड करते हैं कितना पानी एंटर करता है। पर आपने प्लाज्मोलिसिस सीख लिया है, प्लाज्मोलिसिस सीख लिया, पर हमेशा याद रखो प्लाज्मोलिसिस कराने के लिए लिविंग सेल होना चाहिए। ये नीट में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेल नॉट शो प्लाज्मोलिसिस, है ना। प्लाज्मोलिसिस कौन शो नहीं कर सकता, ठीक है। ए में लिख दिया मैंने, मान लो मैंने लिख दिया मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कौन सा सेल है बेटा, नॉर्मल प्लांट सेल है। बी मैंने लिख दिया कॉर्टेक्स का सेल। सी मैंने लिख दिया जाइलम, और डी मैंने लिख दिया मान लो एपिडर्मिस का सेल। तो आपको यह समझ में आना चाहिए प्लाज्मोलिसिस लिविंग सेल में होती है। रीजन क्या है कि लिविंग सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मोलिसिस किसका फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और वैक्यूल के थ्रू। हैव सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। तो डेड सेल में नहीं होता, डेड सेल नॉट हैव मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो प्लाज्मोलिसिस का खेल कैसे चलेगा। तो अगर आप देखो इसमें मेरे पास डेड सेल जो है, डेड सेल कौन है, देखो ये लिविंग है, दिस इज लिविंग, दिस इज लिविंग, दिस इज लिविंग। तो ये मेरे पास कौन सा सेल हो गया, डेड सेल हो गया। तो ये आंसर आ गया। सॉरी, अरे किसको डेड लिख दिया, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये डेड है। तो आंसर ये आ गया, ये लिविंग है। तो ये आपको एक समझने का तरीका है बेटा कि भाई प्लाज्मोलिसिस के लिए मुझे लिविंग, अच्छा सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। ये दो कंडीशन चाहिए प्लाज्मोलिसिस के लिए, नहीं तो प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी। एक तो लिविंग सेल चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा स्टेट एग्जाम में कि पूछा गया था कि किसमें प्लाज्मोलिसिस नहीं होती है, जाइलम में, क्योंकि जाइलम डेड सेल है, उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो मूव कैसे करेंगी चीजें। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। अब आगे आओ, अब एक टर्म मैं आपको समझाऊंगा डीपीडी पर, उससे पहले मैं चाह रहा हूं एक बार एनसीईआरटी को देख लो आप। एनसीईआरटी में क्या कह रहा है देखो। अच्छा ये डायग्राम देखो, आपको दिख रहा है प्लाज्मोलिसिस, दिख रहा है। ये देखो पानी बाहर चला गया, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, हाइपरटोनिक। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और पानी बाहर देखो, दिस इज सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहां पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बीच में स्पेस बन गया, देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड कर गई है ऐसे। ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला हिस्सा, ये वैक्यूल है, देखो छोटा हो गया। तो ये जगह बन गई, ये जो जगह है ना, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जगह है। ये देख रहे हो कैसे अंदर की तरफ बेंड कर गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन में रखूं जो आइसोटोनिक हो, जो कैसा हो, आइसोटोनिक हो, तो अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो दिखा रहा है ना कि पानी बाहर भी जा रहा है और अंदर भी जा रहा है, दोनों तरफ एरो है ना ये।
ठीक है, देखो वैक्यूल का भी साइज है, पर इसमें टर्गर प्रेशर हम क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, उतनी स्ट्रेचिंग नहीं है। लेकिन ये देखो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग से चौड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ये फील कर रहा है। ये वैक्यूल थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। तो ये टर्जिड सेल है। कौन से सोल्यूशन में रखूंगा भाई, कौन से सोल्यूशन में रख दूं इसे, बताओ जल्दी से, कौन से सोल्यूशन में रख दूं? इसको रख दूं हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में रखूंगा तो पानी का एरो देखो अंदर जा रहा है, पानी का एरो अंदर जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है पानी, और उसने एक स्ट्रेचिंग बनाई है दीवार पे। ऐसे स्ट्रेचिंग बनाने की वजह से टर्गर प्रेशर क्या आएगा, आप देख रहे हो, टर्गर प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा, मेरा नहीं एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया उसने अच्छे से। ये देखो जरा, ये देखो, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल किस बात पे डिपेंड करता है, और वाटर मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग सोल्यूशन में, आसपास का सोल्यूशन। तो आसपास का सोल्यूशन कैसा हो सकता है? इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन क्या है, ज्यादा डाइल्यूट है किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म के, इट इज हाइपोटोनिक, इट इज हाइपोटोनिक। एंड इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, इट इज हाइपरटोनिक। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये आपके सामने है, ठीक है, कि आपके सामने है। तो मेरे पास ये हाइपोटोनिक है और एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, इट इज हाइपरटोनिक, इट इज हाइपरटोनिक। क्लियर है? ठीक है। सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या कर रहा है, स्वेल कर रहा है, श्रिंक, ये चीज पढ़ ली ना हमने। प्लाज्मोलिसिस कब होगी, व्हेन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। ऐसा कब होता है ना, और उसकी श्रिंक अवे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी। दिस अकर व्हेन, कब होगा, अब देख लो, दिस अकर व्हेन सेल को कहां रखेंगे, हाइपरटोनिक में रखेंगे, वाटर मूव आउट। फर्स्ट कहां से लॉस होगा, देखो, फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फिर कहां से, वैक्यूल से निकलेगा। ठीक है, क्लियर? और कैसे जा रहा है, आउटसाइड सेल जा रहा है। और प्रोटोप्लास्ट देखो लिखा है ना, प्रोटोप्लास्ट, सेल माइनस सेल वॉल, अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा। इसको कह रहे हैं प्लाज्मोलिसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एरिया हाइयर वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। अंदर हाई वाटर पोटेंशियल है, अंदर वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है, क्योंकि कम सोल्यूट है ना। मैंने लिखा था ना -30, बाहर -50। ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ। अब देखो, अब ये आइसोटोनिक के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पानी अंदर और बाहर दोनों तरफ मूव कर रहा है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस करेगा ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन मतलब बाहर जो सोल्यूट है और अंदर जो साइटोप्लाज्म में सोल्यूट है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है ना। लिख रहा है साइटोप्लाज्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे बेटा मतलब फ्लैसिड। अगर आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि जो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मान लो +20 है, तो सॉल्यूशन बीकर का भी +20 है, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो यहां 0 ले रहे हैं हम लोग, +20 है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए पानी मूव नहीं कर रहा। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस यूजुअली रिवर्सिबल कैसे होता है, एक प्लाज्मोलाइज सेल को नॉर्मल पानी में रख दो, है ना, नॉर्मल पानी में रख दो, पानी वापसी उसमें भर जाएगा। हाइपोटोनिक में रखोगे तो वापसी भर जाएगा और वाटर अंदर जाएगा। जैसे जैसे पानी अंदर जाता है तो दीवार पर एक प्रेशर लगाता है, उसे क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। और वो एक पॉजिटिव प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है ना। कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है ना। अगर आप ध्यान से देखो, हम ऐसे कह सकते हैं बेटा, हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास ये टर्जिड सेल है, टर्जिड सेल, ये फ्लैसिड है और ये प्लाज्मोलाइज्ड है। ध्यान से देखना, ये प्लाज्मोलाइज सेल है, इसका टर्गर प्रेशर नेगेटिव में है। अब पानी एंटर करेगा तो मैं इस तरफ जा रहा हूं, अगर पानी एंटर करेगा तो मैं पहले फ्लैसिड होऊंगा, फिर मैं क्या होऊंगा, टर्जिड होऊंगा। तो टर्गर प्रेशर पहले नेगेटिव आएगा, फिर टर्गर प्रेशर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर टर्गर प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पानी एंटर कर रहा है, आपको समझ आ रहा है, पानी एंटर कर रहा है। तो आप देख रहे हो, आप नेगेटिव से पहले 0 पे आओगे, फिर पॉजिटिव पे आओगे। इस तरीके से आपने सोच के चलना है बेटा। बढ़िया टॉपिक है ना, आसान टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी बेटा, अभी जस्ट बोला मैंने कि पानी की एंट्री दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, ओपी माइनस टीपी।
इसे हम क्या पढ़ाएंगे, एक अलग टर्म पढ़ा रहा हूं, डीपीडी कहते हैं इसे। इसे हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं बेटा। डीपीडी क्या होता है उसको मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो व्हाट इज डीपीडी। ठीक है, डीपीडी क्या होता है वो सुन लो। डीपीडी एक और टर्म है विच गिव डायरेक्शन फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, डीपीडी एक टर्म है जो डायरेक्शन देती है पानी की मूवमेंट के लिए। इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। इसको हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, किसको, डीपीडी को। ठीक है, कुछ बच्चे किसी कोचिंग के मॉड्यूल करते हैं उसमें भी ये सक्शन प्रेशर लिखा। बेटा हम लोग नॉर्मली देखो, मैं एनसीईआरटी 100% पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो मोर देन 90% क्वेश्चन आपके डिफरेंट सोर्स के भी बन जाए। अगर आप बना रहे हो तो कॉन्फिडेंस आता है ना। एनसीईआरटी तो बने ही बने आपसे, कॉन्फिडेंस भी तो बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। तो सक्शन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसको सक्शन प्रेशर कहते हैं। फुल फॉर्म है इसका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पता है क्या होता है, पानी की मूवमेंट। डिफ्यूजन प्रेशर, पानी की स्पीड से मूव कर रहा है, उसको डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब, डेफिसिट मतलब कमी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। चलिए एक बीकर बनाते हैं, आपको कुछ बेसिक चीजें। बीकर ही बना रहे हैं बेटा सुबह से, ये हमने बीकर बना दिया। ठीक है, बीकर बना दिया, क्लियर। ये मेरे पास ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, बीकर में पानी है। मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर इसमें प्योर वाटर है, मुझे बताना प्योर वाटर का डिफ्यूजन करने का कैपेबिलिटी, डिफ्यूजन मैक्सिमम होगा कि नहीं, बताओ, खुद से सोच के बताओ। प्योर वाटर का डिफ्यूजन करने की कैपेसिटी, डिफ्यूजन करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी कि नहीं, सोचो खुद से। बिल्कुल होगी, हाँ सब बिल्कुल होगी। तो प्योर वाटर का डिफ्यूजन जो होगा मैक्सिमम होता है, मतलब क्योंकि उसको कोई रोक नहीं रहा है, तो हम कहेंगे इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है। इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। चलो कर लेते हैं, बढ़िया, ये बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है, तो चलो अज्यूम कर लो 100 वैल्यू। चलो अज्यूम करो एक वैल्यू, अज्यूम वैल्यू, उसको 100 ले लो। अब आपने क्या किया, इस बीकर में सोल्यूट डाल दो। मान लो ये पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ये पानी के मॉलिक्यूल्स थे, आपने इसके बीच में सोल्यूट ऐड कर दिया। आपने क्या किया, सोल्यूट ऐड कर दिया। मान लो आपने ये सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, सोल्यूट डाल दिया। ध्यान से सुनना बेटा, सोल्यूट का मतलब कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर पाएंगे अब हम। ये डाल दिया, तो ये सोल्यूट डाल दिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अब डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू सोल्यूट। सोल्यूट की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया सोल्यूट की वजह से। अब मुझे बताओ कि डिफ्यूजन प्रेशर अगर सोल्यूट की वजह से कम हो गया है, तो जो कमी आई है उसे क्या बोलेंगे, उस कमी को बोलेंगे हम डीपीडी। मतलब क्या हुआ, मान लो डिफ्यूजन प्रेशर मैंने 100 एज्यूम किया था, अब ये डिफ्यूजन प्रेशर डीपी इज 60, मतलब यहां डीपी कितना था, डीपी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, डिस्प्ले पिक नहीं, डिफ्यूजन प्रेशर 60 है। तो कमी कितनी की आई, डेफिसिट कितने का आया, कमी कितने की आई, डेफिसिट आया 40 का। तो डीपीडी की वैल्यू क्या आती है, 40 आ गई, तो कमी आ गई 40 की। तो डिफ्यूजन प्रेशर जितना कम होता है उसे डीपीडी कहते हैं। फुल फॉर्म देखो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, कमी। तो डिफ्यूजन प्रेशर 100 से 60 हो गया, कमी कितने की आई, 40, ये डीपीडी होता है। क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है पानी की मूवमेंट की। डायरेक्शन ये होती है, अगर आपसे डायरेक्शन की बात करें, पर आप ये समझ गए हो कि डिफ्यूजन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीपीडी। आप देखो ध्यान से, देखो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर, मुझे बताओ, मोर इज सोल्यूट, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे मोर इज कमी, मोर इज डेफिसिट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास, अच्छा मोर इज सोल्यूट
लेस इज डीपी। ये वाली बात समझ में आ रही है? देखो, तुम्हें यह समझना है कि प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है, सॉल्यूट ऐड करने से पानी के डिफ्यूज करने की कैपेसिटी में कमी आती है। जो कमी आई, मान लो 40 की आई, उसे डीपीडी कह दिया। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ज्यादा कमी आएगी। मान लो मैं और सॉल्यूट डाल देता तो डीपी 40 बचता या 30 बचता, तो ये 70 हो जाता। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट है उतना ज्यादा डीपीडी है। समझ रहे हो? ठीक है, डीपीडी है। और मोर इज सॉल्यूट लेस इज डीपी। ठीक है, तो डीपीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीपी। इसका मतलब मैं कहां यहां पर ये कह रहा हूं बेटा, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपीडी। ऐसा याद रख लो, बस इतनी बात याद रख लो। और सॉल्यूट कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो अब मैं पानी के मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर चेक करना फटाफट से, जो मैं बताऊंगा। हाई डिफ्यूजन प्रेशर, यही है ना, हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, इट इज लाइक वाटर पोटेंशियल। जैसे मैं बोल सकता हूं हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। और अगर सोल्यूट पोटेंशियल में बोलूं तो यही लिखूंगा, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल। ये डायरेक्शंस आपने पढ़ी है, ये मैंने अभी बताई। ये क्या है? डीपी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर। तो जहां ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा वहां से कम डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जाएगा। हाई डिफ्यूजन प्रेशर से किसकी तरफ? लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर हो गई। यहां तक समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ गई सर। अब देखो जरा, डीपी डीपीडी का उल्टा है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? लो डीपी टू हाई डीपी। और आपने ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी तो पढ़ा था कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पानी की 5 डायरेक्शंस होती हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए। डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, वाटर हाई से लो, सॉल्यूट हाई से लो। लो डीपीडी, कहां गया? डीपीडी लिखना है बेटा, टू हाई डीपीडी, है ना, हाई डीपीडी। क्योंकि डीपीडी किससे रिलेट है? सॉल्यूट से, है ना, या डीपीडी इनवर्सली है डिफ्यूजन प्रेशर का। ये हो गया। और डीपीडी का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट कर रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऐसे मैं डीपीडी की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि मैं आपको ये बार बार बोल, मैं एक बार रिवाइज करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो। देखो ध्यान से सुनना, 1 मिनट फोकस करके। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर होता है पानी का मॉलिक्यूल डिफ्यूज करना चाहता है, जैसे कि वाटर पोटेंशियल होता है, सेम मान लो एक तरीके से। ठीक है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल में अगर सॉल्यूट डालता हूं तो उसका वाटर पोटेंशियल घटता है, ऐसे डिफ्यूजन प्रेशर घट जाता है। तो जो कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये रही कमी। तो डीपीडी किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली सॉल्यूट से। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतनी ज्यादा कमी आएगी। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। दूसरा, अगर मैं कह रहा हूं कि डीपीडी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिफ्यूजन प्रेशर के। क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना कम डिफ्यूजन प्रेशर होगा, या जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर है तो मतलब सॉल्यूट कम है। और सॉल्यूट किससे रिलेट कर रहे हैं? डीपीडी से। तो हम यहां पे क्लियर कह रहे हैं, मोर इज सॉल्यूट मोर इज डेफिशिट कमी, मोर इज सॉल्यूट लोअर इज डिफ्यूजन प्रेशर। इतनी चीज समझ आ गई। फिर मैंने इसकी डायरेक्शंस लिखने की कोशिश की। मैंने कहा हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो, आपको समझ आएगा इसलिए, भाई पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ जा रहा है। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ये समझो ध्यान से, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, क्लियर है? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और डीपीडी क्या है? ओपी माइनस टीपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर, सही है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? डीपीडी के लिए बता दिया। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ये मैंने डीपीडी के लिए बता दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ आगे, यहां तक समझ में। ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसको रिलेट कर रहा हूं? सॉल्यूट को डीपीडी से रिलेट कर रहा हूं, और सॉल्यूट ओपी से रिलेट होता है। ये फॉर्मूला है। मैं चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो चीजों की। ठीक है, क्लियरिटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो,
डायरेक्शन याद है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, पानी मूव करता है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। के क्वेश्चन बेटा आपको कहीं कहां मिलेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, ऑल्दो नीट में डीपीडी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत रेयर चांस है। बस सुन लो क्या है, देखो क्वेश्चन देखो कुछ, इफ सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ वाटर इन बीकर इज -15 देन कैलकुलेट द वाटर पोटेंशियल इन बीकर। तो सोल्यूट पोटेंशियल कितना दे रखा है, -15, तो वाटर पोटेंशियल कितना होगा, -15 ही होगा। ओपन बीकर है तो प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यहां तक समझ में आ रही है, पहला क्वेश्चन सिंपल। सॉल्यूशन विद वाटर पोटेंशियल 0, एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट जरूर होगा, सॉल्यूशन बोला हुआ है, प्योर वाटर नहीं, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा दोनों तभी ऐड करके वाटर पोटेंशियल 0 आएगा, जो ये दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, पुश। आ रही बात समझ में, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वांटिटी विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोल्यूट अमाउंट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोल्यूट अमाउंट। तो देखो जरा, मैंने पढ़ा था सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट पोटेंशियल के। सोल्यूट बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। और सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी ये दोनों क्या है, इनवर्सली हैं। इसीलिए मैं लिखता हूं हाई वाटर पोटेंशियल पानी की डायरेक्शन टू लो वाटर पोटेंशियल, और हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता -100 हाई है -200 से, समझ लो इसे। और सोल्यूट डायरेक्टली, तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सिमिलर डायरेक्शन डीपीडी की होती है। और देखो, ऑस्मोसिस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइन बाय, भाई ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, कौन डिटरमाइन करेगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन और प्रेशर डिफरेंस दोनों डिटरमाइन करेगा, मेम्ब्रेन नहीं। मेम्ब्रेन से क्या होगा, पानी की मूवमेंट डिसाइड हो सकती है, पर उसकी डायरेक्शन और रेट जो है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। भाई मेम्ब्रेन तो एक ही तरह की होगी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसमें लिपिड होता है, समझ में आ रहा है। तो ये नहीं, ये दोनों डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है, ये हमने करा भी था कि पानी को कौन खींचेगा, सोल्यूट खींचेगा। ये देखो, इफ सोल्यूट पोटेंशियल इज -40, सोल्यूट पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना, -40, देन वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा, +40, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए हम कर रहे हैं ना कि सोल्यूट पोटेंशियल हाई टू लो है तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो टू हाई है, पानी की मूवमेंट डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखो, फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर शुड बी मोर देन क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए प्रेशर किससे ज्यादा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर इज मोर देन, किससे बराबर हो, मोर देन क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज्यादा होना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। देखो याद करो, मेरे को याद करो, ये बात सुनो ध्यान से। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, 0 था। मैंने पिस्टन से क्या लगाया, पिस्टन से जो प्रेशर लगाया वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया पहले। तो मैंने क्या करी, स्टॉप एंट्री करी, ठीक है। और ये किसके बराबर था, ऑस्मोटिक प्रेशर के, जो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जब मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस करा, देखो यहां तो ऐसे जा रहा था, जब मैंने इसको स्टॉप कर दिया और जब मैंने पानी बाहर निकाला है तो मैंने प्रेशर किससे ज्यादा लगाया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगाया है पिस्टन से प्रेशर। पिस्टन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर नहीं लगाया, अब ज्यादा लगाया है। तो ये होगा आंसर। एटमॉस्फेरिक से तो ज्यादा है ही, लेकिन किससे भी ज्यादा है, पिस्टन के प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। अब एक क्वेश्चन ये है जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। देखो ये 2 सेल कह रहा है ए और बी, ठीक है, इसको बीकर में रख लेते हैं, ध्यान से समझना। ये 2 सेल है तुम्हारे पास, एक ए है
और एक बी है, दो सेल है ए और बी। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, ए और बी दो सेल है, एक का सोल्यूट पोटेंशियल दे रखा है -15। ठीक, एक का सोल्यूट पोटेंशियल कितना दे रखा है -15। दो सेल है बेटा आपके पास। इसका सोल्यूट पोटेंशियल दूसरे का कितना दे रखा है -40। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ +15, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर +40। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में किसमें सोल्यूट ज्यादा है, मोर सोल्यूट बताओ किसमें होगा। सबसे पहला सवाल चलो मैं पूछ लेता हूं आपसे, मोर सोल्यूट किसमें, आप कहोगे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, बी में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टर्गर प्रेशर ए का टर्गर प्रेशर दे रखा है 10, बी का टर्गर प्रेशर दे रखा है 35। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है पानी इसमें एंटर किया है, किसमें ज्यादा किया आप देख पा रहे हो, जिसमें टर्गर प्रेशर ज्यादा है। ऐसे ही किया था हमने। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई आंसर करो इस बात का। पहला, इफ बोथ सॉल्यूशन आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर विच एब्जॉर्ब मोर वाटर, तो दोनों का डीपीडी निकालो। ए का डीपीडी कितना आएगा, ए का डीपीडी आएगा कितना बेटा, ओपी माइनस टीपी। निकालो कितना आ गया, ए का आ गया 15 ये। ठीक है, क्लियर, सही है। और बी का कितना आ गया, ओपी माइनस टीपी, बी का 40 माइनस 35, इसको 30 कर लेते हैं, चलो यहां 30 कर देते हैं। ठीक है, 30 कर देते हैं, तो ये आ गया 10। अब देखो, ये देख लो जरा, यहां 10 है या 5 है, ये मैंने 30 कर दिया बेटा बी का। ठीक है, इसका आ गया डीपीडी कितना, इसका डीपीडी आ गया बेटा, डीपीडी आ गया इसका 10, इसका डीपीडी आ गया 5। ये मैंने इधर निकाल दिया ना, कोई बात नहीं, इसका इधर निकाल दिया। ठीक है, अब क्या होता, डायरेक्शन क्या थी, ए का आंसर लिख रहे हैं, ए का लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये डायरेक्शन है। प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं है, तो प्योर वाटर का डीपीडी 0 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि विच एब्जॉर्ब मोर वाटर, किसमें डीपीडी ज्यादा, इसमें, तो बी एब्जॉर्ब मोर वाटर। समझ आई बात, ज्यादा पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा, बी। आप खुद देख लो, ए और बी दे रखा है -15 -40, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया, टर्गर प्रेशर दे रखा है 30 करा मैंने यहां पे। ये तो डीपी कितना हो गया, डीपीडी हो गया 5, यहां डीपीडी 10, तो बी में 40 माइनस 30, यहां डीपीडी ओपी माइनस टीपी 5 आ गया। तो कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी पानी एब्जॉर्ब करेगा, प्योर में है ये भी करेगा, लेकिन ज्यादा पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये। ठीक है, अब देखो, विच सेल हैव ऑलरेडी मोर वाटर, जिसका टर्गर प्रेशर ज्यादा है, तो बी अगर मैं लिखूं कि टर्गर प्रेशर ऑफ बी इज मोर, सो ऑलरेडी हैव मोर वाटर, उसमें ऑलरेडी ज्यादा पानी है। सी बोथ सेल को कनेक्ट कर दो, लो डीपीडी टू हाई, पानी इधर जाएगा। लो किसका, इसका डीपीडी 5 है, इसका 10 है, लो डीपीडी टू हाई, सही, कनेक्ट कर दो दोनों को, तो क्या आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, सी आएगी, सी आएगा ए टू बी। ये समझ आना चाहिए। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दो सेल जिनके टर्गर प्रेशर दे रखे हैं, उससे आप ये बता सकते हो किसने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रखा है। फिर ओपी माइनस टीपी की वैल्यू से ये बता सकते हो कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं, ये सॉल्यूशन होता, प्योर वाटर नहीं होता, जिसका सोल्यूट पोटेंशियल -7 होता। मान लो सोल्यूट पोटेंशियल -7 होता, तो -7 का मतलब इसका डीपीडी कितना आता, +7। पहले तो -7 को ऑस्मोटिक प्रेशर में कन्वर्ट करते, +7 हो जाता। प्योर वाटर है तो उसका डीपीडी आ जाता +7। तो मुझे बताओ पानी कैसे जाता, तो +7 से +10 की तरफ जाता यहां, और यहां से बाहर आता। मतलब मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि अगर मैं इन दोनों सेल को कनेक्ट कर दूं, मान लो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये सेल है, इसका डीपीडी दे रखा है 5 दे रखा है, ये दूसरा सेल है, इसका डीपीडी आपने कितना निकाला है, 10 निकाला है। तो पहले तो प्योर वाटर था, यहां मान लेते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जिसका सोल्यूट पोटेंशियल मान लो -7 है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया, +7 आ गया। डीपीडी होता है ओपी माइनस टीपी, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो लगेगा नहीं, क्योंकि क्लोज सिस्टम नहीं है,
तो ये +7 आ गया डीपीडी। अब +7 अगर डीपीडी है, डीपीडी +7 है आपका, तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, तो यहां से पानी बाहर निकलेगा और इसमें पानी अंदर जाएगा। आप देख पा रहे हो मैं कैसे समझा रहा हूं इसे? तो ये डायरेक्शन होती है, ऐसे ऐसे निकालते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर, सही है। प्लीज डोंट फील कॉम्प्लिकेटेड, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट ठीक कर रहा हूं सिर्फ। जो ये रोने वाले बच्चे होते हैं, सर सिंपल करके समझाओ, सिंपल करके वहां सिंपल ही हो जाओगे। बहुत ज्यादा सिंपल करूंगा, बिल्कुल सिंपल हो जाओगे वहां पे। सिंपल इन द सेंस कि आपको लाइंस आएंगी एनसीईआरटी की। मुझे बताओ, ई लॉग ई वाला जो क्वेश्चन आया मैंने आपको बताया, या मैं आपको बताता हूं, 2018 में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का एक क्वेश्चन आया था 2018 में, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे दी। अब दिक्कत यह है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, लाइन उठा के दे दी पर उसके आगे की लाइन से उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, वो थी नहीं वहां पर, तो फिर तो गलत लग रहा था। वो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज एनसीईआरटी की लाइनें भी पढ़ो, ऐसे मत करो, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन एक टॉपिक है, उसको बता रहा हूं, एक सेकेंड दो। इम्बाइबिशन एक टॉपिक है बेटा, वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा और बताना आपको। इम्बाइबिशन एक टॉपिक है, इम्बाइबिशन क्या होता है उसको सुन लो ध्यान से। भाई हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, एक टॉपिक है इम्बाइबिशन, ध्यान से सुनना। आपने कभी रेनी सीजन में जब बारिश होती है, जो लकड़ी का दरवाजा जिसे हम ड्राई वुड कहते हैं, वो पानी में भीग के फूल जाता है। ठीक है, पानी में भीग के क्या होता है, फूल जाता है, इसे इम्बाइबिशन कहते हैं। इम्बाइबिशन होता है कि इम्बाइबिशन एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जहां पर कोई सॉलिड चीज या कोलॉइड वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाए और अपने वॉल्यूम की वजह से बाहर एक प्रेशर लगाए, जिसे इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं, मतलब फूल जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप कभी घर में करके देखना, आपने किया भी और देखा भी होगा ऐसा। आपने थोड़े से चने ले लो, छोटा सा कंटेनर लेना, बहुत छोटा सा, उसमें चने डाल दो, ऐसे चने डाल दो, छोटा होना चाहिए, ऊपर से पानी भर दो और उस पर कुछ चीज रख दो, हल्की होनी चाहिए, ज्यादा भारी नहीं। तो वो चने फूलेंगे, फूल के वो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो इसका मतलब उनके वॉल्यूम बढ़ने से एक प्रेशर लगा, फोर्स लगी, जिसने हटा दिया। तो इम्बाइबिशन क्या होता है, ये सीड में और ड्राई वुड में, जो ड्राई चीजें होती हैं और पानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जो सुन लो ध्यान से, ड्राई चीजें और पानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ये दोनों एक प्रेशर लगाते हैं जिसे इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं। तो इम्बाइबिशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर सॉलिड और कोलॉइड, सॉलिड और कोलॉइड, सॉलिड भी और कोलॉइड भी, आप समझ रहे हो, वेयर सॉलिड और कोलॉइड एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर। यार बेटा कोलॉइड क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन कोलॉइड होती है, आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे। कोई सॉलिड और कोलॉइड एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड शो करता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, शो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, इसे इम्बाइबिशन कहते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपने देखे हैं? सबसे पहले ड्राई वुड, ड्राई वुड लकड़ी जो होती है, इन रेनी सीजन वुडन डोर स्वेल करते हैं, ये हो सकता है एक एग्जाम्पल। दूसरा सुन लो ध्यान से, पुराने टाइम में क्या होता था, ओल्ड टाइम में लार्ज रॉक बोल्डर्स को, लकड़ी को देखो कैसे यूज कर रहे हैं, रॉक बोल्डर को ब्रेक करते थे, ब्रेक बाय इम्बाइबिशन प्रेशर। मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये लकड़ी है, ये सुनना ध्यान से, दिस इज ड्राई वुड, ये ड्राई वुड है। अगर पानी एब्जॉर्ब करेगी
तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ गया। तो आपके पास ये ड्राई वुड है, एब्जॉर्ब किया वाटर, तो क्या बढ़ गया मेरे पास? वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर सॉलिड और कोलोइड एब्जॉर्ब वाटर, है ना, शो इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या शो कर रहा है? इंक्रीज इन वॉल्यूम शो कर रहा है। ठीक है, ड्राई वुड इन रेनी सीजन वुडन डोर जो है वो स्वेल करते हैं। ओल्ड टाइम में क्या होता है, जो लार्ज रॉक जो होते हैं, बोल्डर, वो ब्रेक करते हैं बाय इम्बाइबिशन प्रेशर। अब ये इम्बाइबिशन प्रेशर क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो, जब कोई चीज फूलेगी तो बाहर प्रेशर लगाएगी उसकी वजह से। तो पुराने टाइम में क्या करते थे, ऐसे मान लो पत्थर है, उनमें क्रैक्स होते थे ऐसे। ये मान लो रॉक है, इस रॉक में ये क्रैक है, इस क्रैक में वुडन पीस डाल देते थे, लकड़ी के टुकड़े डाल देते थे, और फिर ऊपर से पानी ऐड कर देते थे। जब पानी ऐड करेंगे तो लकड़ी फूलेगी। यहां वुडन पीस डाल दिए बेटा, ये लकड़ी के टुकड़े इसमें डाल दिए, ऐसे ये लकड़ी के जो टुकड़े ये डाल दिए इसमें, तो क्या होता था, पानी फूलेगा ये तो उसको वो तोड़ देगा, ऐसा करते थे। तो एक एग्जाम्पल तो हो गया ड्राई वुड का। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ड्राई सीड का, ड्राई सीड या सिंपल सीड। तो आपने ये देखा है कि सीड जब जर्मिनेट करता है, ध्यान सुनेंगे, सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आपने देखा है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे फायदा क्या होता है? देखो, ये मेरे पास, आपको कैसे पता वॉल्यूम बढ़ता है? आप देखो जरा, राजमा वगैरह का या कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड कोट फट जाती है, इसका मतलब अंदर की चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो कवर फटेगा। आपको समझ आ रहा है? तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखो, ये सीड है, सीड ने पानी एब्जॉर्ब किया, पानी एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज होने से दो काम होगा, एक तो सीड कोट टूट जाएगी, दूसरा आसपास की जो मिट्टी है, सॉइल है, ये सॉइल लूज हो जाएगी। ये सॉइल क्या हो गई? लूज हो गई। उससे प्लांट बाहर निकलना आसान हो जाएगा। ऐसे समझो। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ड्राई सीड जब पानी एब्जॉर्ब करता है वो किस लिए जरूरी है? तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगी? सीड जर्मिनेशन होती है एंड स्टैब्लिशमेंट होती है प्लांट की। प्लांट स्टैब्लिश कर जाता है, मतलब वहां उसका लगना, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि मिट्टी को लूज करता है, प्लांट बाहर आ पाता है। तो ये जरूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए। तो ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी देती है किसके? इम्बाइबिशन के। एक ड्राई लकड़ी, तो वुडन रेनी सीजन लिख सकते हो, या वैसे, या आप लिख सकते हो सीड का। दो एग्जांपल देती है। सीड को हम देखो, और आपने कई बार देखा भी है बेटा, रोड्स वगैरह में जो क्रैक्स होते हैं वहां से प्लांट निकलता है। इवन रोड अगर आप देखते हो, अगर वहां सीड गिरे में हल्की सी क्रैक शो करती है, वो भी सीड की वजह से होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये मतलब आप देखो कि ये ड्राई सीड के लिए बता दिया। अब यहां से आपको ये समझना है, क्या इम्बाइबिशन कहीं भी हो जाता है? मैं अगर आपसे पूछूं क्या इम्बाइबिशन कहीं भी हो जाता है? किसी का भी इम्बाइबिशन हो जाता है? मुझे बताओ, कहीं भी इम्बाइबिशन हो जाता है? कुछ उसके लिए कंडीशन चाहिए होगी कि नहीं? सोचो, कुछ कंडीशन चाहिए इम्बाइबिशन के लिए? बिल्कुल चाहिए। कंडीशन फॉर इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। कौन सी कंडीशन चाहिए? देखो, मैं आपसे कहूं कि दो तरह के सीड हैं, एक है राजमा और एक है गेहूं, वीट का। कौन ज्यादा फूलेगा? आप कहोगे राजमा। राजमा क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोलॉइड है, ज्यादा इम्बाइबिशन शो करता है। तो सबसे पहला है एफिनिटी।
एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, एफिनिटी बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल, जो बीन का सीड है, बीन में प्रोटीन है, शो ग्रेटर इम्बाइबिशन देन, किसके कंपैरिजन में, देन व्हीट। और कैस्टर तो ऑयल होता है बेटा, ऑयल तो और कम करेगा। ऑयल सीड जो होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया बीन, बीन के बाद मैंने लिख दिया गेहूं, गेहूं में स्टार्च होता है तो थोड़ा बहुत तो करेगा इम्बाइबिशन, स्टार्च भी फूलता है, बीन में प्रोटीन है। और अगर कैस्टर की बात करो तो कैस्टर में ऑयल होता है, वो और कम इम्बाइबिशन करेगा, क्योंकि ऑयल पानी के साथ कम अट्रैक्शन शो करता है। तो मेरे पास एक अट्रैक्शन होना चाहिए, किसके किसके बीच में, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट, इम्बाइबेट मेरे पास सॉलिड, सॉरी इम्बाइबेट मेरे पास क्या हो गया, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट, इम्बाइबेट मेरे पास सॉलिड हो गया और इम्बाइबेंट हो गया लिक्विड टाइप से। तो ये एक मतलब जो पढ़ते हैं ना एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, है ना, वो चीज है। ऐसे सेकंड लिख सकते हो, सेकंड होना चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये सीड है, इसका वाटर पोटेंशियल -100 है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बिल्कुल पानी नहीं होता, ओनली सोल्यूट होता है। और ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है, तो भाई यहां पे पानी जाएगा इसमें। लेकिन अगर मैं आपको सीड लूं जिसका वाटर पोटेंशियल मान लो -100 है, लो है, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन ले लूं, नमक का पानी ले लूं जिसका वाटर पोटेंशियल खुद से -50 है, अब मुझे बताओ किसका इम्बाइबिशन ज्यादा होगा, प्योर वाटर में, सॉल्यूशन में। आप कहोगे सर प्योर वाटर में, क्योंकि यहां डिफरेंस 100 का है, 100 का डिफरेंस है, यहां डिफरेंस कितने का है, 50 का। भाई -50 और -100 हाई से लो की तरफ जा रहा है, 0 से 100 -100 तो ज्यादा होता ना डिफरेंस, तो ये चीज है। तो मेरे पास जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना फास्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक चीज यहां पर क्लियरली बताऊं बेटा, एक चीज और मैं आपको बताऊं यहां पर जो आप समझ सकते हो अब, वो ये है बेटा कि इम्बाइबिशन एक्चुअल में करता क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इम्बाइबिशन क्या करता है, इंक्रीज वॉल्यूम, और कुछ जगह पे टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। बेस्ट एग्जांपल है पानी, मतलब बेसिकली पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब होने से हल्का सा, जैसे कई बार क्या होता है, वो पानी में हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है जब इम्बाइबिशन होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इम्बाइबिशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के तरीके रह गए हैं, जिसमें मैं आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा कि कैसे पानी के अंदर आपका मतलब अलग अलग टाइप का मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत आसान भी है, समझने का है। तो ये आपको ध्यान से जितना टॉपिक पढ़ाई यहां तक एकदम बढ़िया कंप्लीट करो, आपको सब कुछ समझ आएगा अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे और लेक्चर ध्यान से देखोगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं किस तरीके से बल्क फ्लो, प्रेशर फ्लो, इसकी पूरी कहानी सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, कैसे मतलब इसकी एनालॉजी रिवर से कैसे है, वो सारी चीज बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इतनी सारी डिमांड जो लिखते हो, सर कलर ऑफ स्लाइड बदल दो, बेटा आप स्टूडेंट हो, तपस्या एक तरीके की स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर वो सही चीज पे ध्यान देके पढ़ेगा तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते देखा है, उन्होंने कन्फेस किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो रिपीट ना हो। ठीक है बेटा? क्लियर है? सही है? सही, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा, है ना, बाय।